नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका यू मी एंड लॉ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 2 की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में बताता है। इसमें धारा 6 से धारा 20 आती हैं और ये जो चीज़ें कवर करती हैं उसके बारे में हम क्विक एक नज़र दौड़ाते हैं। आइए। Classification of criminal courts, territorial divisions, court of sessions, courts of judicial magistrates, chief judicial magistrate and assistant chief judicial magistrates, special judicial magistrates, local jurisdictions of JMS यानी कि judicial magistrates, subordination of judicial magistrates, executive magistrates, special executive magistrates, local jurisdiction of executive magistrates, subordination of executive magistrates, public prosecutors, assistant public prosecutors and directorate of prosecution। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इन धाराओं में कवर होती हैं, धारा 6 से लेकर 20 तक। इसको हम अभी विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, धारा 6 कहती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ये धारा प्रत्येक राज्य में बीएनएसएस के अंतर्गत स्थापित होने वाले आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियों को परिभाषित करती है। Besides of the courts and the courts constituted under any law other than the Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal courts। ये धारा बताती है कि उच्च न्यायालयों और अन्य किसी विशेष कानून से बने न्यायालयों जैसे विशेष न्यायालय, परिवार न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट आदि के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में बीएनएसएस के तहत कुछ निश्चित श्रेणियों के आपराधिक न्यायालय होंगे। यानी हर राज्य में एक समान न्यायिक संरचना बनाई जाएगी ताकि अपराधों की सुनवाई का ढांचा स्पष्ट रहे। धारा 6 की सबसेक्शन 1 कहती है कोर्ट्स ऑफ सेशन। सत्र न्यायालय गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि की सुनवाई करते हैं। ये मजिस्ट्रेटों से ऊपर स्तर के न्यायालय हैं और इनके पास अधिकतम दंड देने की शक्ति होती है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी जिसको बोलते हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट मध्यम गंभीर सुनवाइयों और अपराधों की सुनवाई करते हैं। इनके पास सीमित लेकिन पर्याप्त अधिकार और सजा देने की शक्ति होती है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट अपेक्षाकृत छोटे या कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं। इनके पास सबसे कम सजा देने की शक्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट मुख्यतः प्रशासनिक और यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और निवारक प्रिवेंटिव कार्य करते हैं, जैसे सार्वजनिक शांति बनाए रखना। बीएनएसएस धारा 163 के अंतर्गत जैसे आदेश जारी करना और बंद पत्र लेना आदि, ये आपराधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं करते। यानी कि जो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे तहसीलदार हो गया, अब अपना डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, या फिर अपना तहसीलदार हो गया, ये सारे जो हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आते हैं, जिनका मुख्य कार्य जो होता है वो शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। उसके बारे में ये बात इस सबसेक्शन में कही गई है, 4th सबसेक्शन जो है सेक्शन 6 की। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, टेरिटोरियल डिविजन्स। इसकी सबसेक्शन 1 कहती है एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिविजन्स और shall consist of sections divisions and every sections division shall for the purpose of this संहिता be a district और shall consist of districts। यानी कि ये धारा कहती है हर राज्य को या तो एक खंड माना जाएगा या फिर उसमें कई खंड होंगे। हर सत्र खंड को इस संहिता के प्रयोजन हेतु एक जिला माना जाएगा या जिलों में बांटा जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे राज्य को न्यायिक प्रशासन के लिए छोटे छोटे हिस्सों यानी कि डिविजन्स में बांटा जा सके। अब दूसरी जो इसकी सबसेक्शन 2 जो है 7 की, सेक्शन 7 की, वो कहती है The state government may, after consulting the High Court,
अल्टर द लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ सेशंस, डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह सत्र खंड और जिला की सीमाओं या उनकी संख्या में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये बदलाव उच्च न्यायालय के से परामर्श करने के बाद ही किया जा सकता है। यह न्यायिक निगरानी और संतुलन निश्चित करता है। अब इसके बाद आती है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहती है एनी सेशंस, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। जब ये संहिता लागू हुई उस समय जो भी सत्र खंड या जिला पहले से अस्तित्व में था उसे इस धारा के अंतर्गत गठित माना जाएगा। यानी पहले से ही बने जिला, खंड जो भी या सत्र को नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही इस प्रावधान के अंतर्गत मान्य रहेंगे। तो ये टेरिटोरियल डिवीजन की बात करती है, यानी किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जिले में या तो एक सेशन हो सकता है या बहुत से सेशन कोर्ट्स हो सकते हैं, या फिर 2 जिलों का एक सेशन कोर्ट हो सकता है, यानी खंड हो सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आती है सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशंस, सत्र न्यायालय। इसकी सबसेक्शन 1 कहती है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। राज्य सरकार प्रत्येक सत्र खंड के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सत्र न्यायालय होगा। यानी जो आपका एक सेशन कोर्ट अनिवार्य रहेगा हर जिले में, उसके बारे में ये बताती है सेक्शन 8 की सबसेक्शन 1। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 कहती है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता एक सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज करेंगे, जिनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि गंभीर मामलों में जो सीरियस नेचर के क्राइम है उनकी सुनवाई हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहे। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन 3 कहती है द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जजेस एंड असिस्टेंट सेशंस जजेस टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शंस इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। उच्च न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज और सहायक सत्र न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशंस जजेस को अपॉइंट कर सकती है, यानी कि उसकी नियुक्ति कर सकती है। ये भी उसी सत्र न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। इसका मकसद न्यायिक भार कम करना और अधिक मामलों की सुनवाई करना है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सेक्शन 8 की सबसेक्शन 4 कहती है ए सेशंस जज ऑफ वन सेशंस डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशंस judges of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place and places in that division as the high court may direct। यानी कि उच्च न्यायालय चाहे तो किसी एक सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश को दूसरे सत्र खंड का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह न्यायाधीश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उस खंड यानी प्रभाग के किसी भी स्थान पर बैठकर मामलों का निपटारा कर सकता है। इसका उद्देश्य लचीलापन और न्यायिक कार्य को सुचारू रूप से चलाना है। इस तरह ये धारा जो 8 है बीएनएसएस की, ये सुनिश्चित करती है कि हर सत्र खंड में सेशंस कोर्ट होगा, उसके जज की नियुक्ति हाई कोर्ट करेंगे, जरूरत पड़ने पर एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज भी नियुक्त होंगे और एक सेशन जज को दूसरे डिवीजन में भी काम करने का अधिकार दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। इसकी सबसेक्शन कहती है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि वो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी
courts of judicial magistrate of the first class and of the second class, and at such places as the state government may, after consultation with high court by notification, specify। हर जिले में जो महानगरीय क्षेत्र ना हो, मैं राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा यह तय करेगी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कितने न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाएं और कहां स्थापित हों। ये सबसेक्शन 1 कहती है सेक्शन 9 की। अब सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 9 की सबसेक्शन 2 कहती है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इन न्यायालयों के अध्यक्ष न्यायिक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। यानी न्यायिक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति पूरी तरह से न्यायिक निगरानी में रहेगी। अब बात करते हैं उपधारा 3 की। उपधारा 3 कहती है द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट एक्सपेंडिट कन्फर the powers of a judicial magistrate of the first class of the second and or of the second class on any person who holds any office under the government। यानी कि उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी अधिकारी को यदि उचित समझे तो प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो ये उपधारा ये बताती है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक लचीलापन और त्वरित यानी कि इंस्टेंट और जल्दी न्याय सुनिश्चित करना है। संक्षेप में आइए समझते हैं कि धारा 9 क्या कहती है। हर जिले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होंगे। उनकी संख्या स्थान राज्य सरकार और उच्च न्यायालय मिलकर तय करेंगे। उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। जरूरत पड़ने पर किसी सरकारी अधिकारी को भी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जा सकती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है समझने के लिए कि किसी भी सरकारी अधिकारी को मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जा सकती हैं अगर सरकार समझे और मैजिस्ट्रेट अपने हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसेक्शन 1 कहती है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हर जिले जो महानगरीय क्षेत्र ना हो में उच्च न्यायालय एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। ये जिले में मैजिस्ट्रेटों का प्रमुख होता है। ये दोस्तों आपने कई बार देखा भी होगा जब कोर्ट में गए होंगे तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM के बारे में आप चर्चा होती है या आपने वहाँ देखा होगा। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स का हेड होता है। तो ये सबसेक्शन हमने 1 के पढ़ा। अभी सबसेक्शन 2 के बारे में पढ़ते हैं। The High Court may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrates shall have all or any of the powers of the chief judicial magistrate as the High Court may direct। उच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। ऐसे मैजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सभी या कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं जो मान्यता CJM के पास होती हैं। दोस्तों ये थी सेक्शन 10। इसके संक्षेप में हम समझते हैं। हर जिले में CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। जरूरत पड़ने पर ACJM एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी हो सकती है। ये दोस्तों आइए बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। इसकी सबसेक्शन 1 कहती है द हाई कोर्ट में फॉर द पर्पसेस ऑफ संहिता अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ स्पेशल क्लासेस टू बी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। यानी कि उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए विशेष वर्ग के न्यायिक मैजिस्ट्रेट्स
जो है वो नियुक्त कर सकता है, जिन्हें स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कहा जाएगा। इनका कार्य विशेष प्रकार के अपराधों या मामलों के निपटारे के लिए निर्धारित होता है। इसकी सबसेक्शन 2 कहती है कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शेल एक्सरसाइज सच पावर, परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट। एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वही शक्तियां और कार्य करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए होंगे। इसका मतलब यह है कि उनके अधिकार और जिम्मेदारियां हाई कोर्ट के निर्देशानुसार डायरेक्शन से ही तय होंगी। अब बात करते हैं उपधारा 3 के बारे में, जो कहती है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एडिशनल और असिस्टेंट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स टू असिस्ट ए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यानी उच्च न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर किसी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की सहायता के लिए अतिरिक्त एडिशनल या सहायक असिस्टेंट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त कर सकता है। इसका उद्देश्य न्यायिक कार्य को तेजी और सुचारू रूप से करना है। संक्षेप में सेक्शन 11 को समझते हैं। यह कहती है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। इनके अधिकार और कार्य हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित होते हैं। जरूरत पड़ने पर एडिशनल और असिस्टेंट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये थी धारा 11। अब बात करते हैं धारा 12 की, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। तो दोस्तों इसकी सबसेक्शन 1 कहती है स्पेशल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में from time to time define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under section 9 or under section 11 may exercise all or any of the powers which with which they may be invested under this संहिता। उच्च न्यायालय, इसका कहने का मतलब है इस धारा का कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट समय समय पर ये निर्धारित कर सकते हैं कि धारा 9 या धारा 11 के तहत नियुक्त न्यायिक मैजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग किन भौगोलिक क्षेत्रों लोकल लिमिट्स में कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट केवल उनके अधिकार वाले क्षेत्र में ही मामलों की सुनवाई करें। यह न्यायिक प्रशासन को व्यवस्थित और नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 12। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। तो सेक्शन 13 धारा 13 कहती है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। यानी कि इस धारा की सबसेक्शन ये कहती है एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज and every other judicial magistrate shall subject to the general control of the chief judicial magistrate be subordinate to the session judge। हर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश सेशन जज के अधीन होगा। अन्य सभी न्यायिक मैजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए सत्र न्यायाधीश के अधीन होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रणाली में स्पष्ट अधीनता और नियंत्रण संरचना बनी रहे, जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन 14 धारा 14 की, जो कहती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो धारा 14 की सबसेक्शन 1 कहती है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट the state government may appoint as many persons as it think fit to be executive magistrates and shall appoint one of them to be the district magistrate। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार जितने व्यक्तियों को उचित समझे उन्हें कार्यकारी मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के रूप में नियुक्त कर सकती है। इनमें से एक को जिला मैजिस्ट्रेट, जो जिसको DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। कार्यकारी मैजिस्ट्रेट मुख्य रूप से प्रशासनिक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के वाले कार्यों के लिए होते हैं, जैसे आपात स्थिति में शांति व्यवस्था को बनाने की कोशिश करना या बनाए रखना। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। धारा 15 कहती है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स द स्टेट
गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म्स एज इट मे थिंक फिट executive magistrate or any police officer not below the rank of superintendent of police to be special executive magistrates। यानी कि राज्य सरकार का ये निर्णय ले सकती है कि किसी निश्चित अवधि के लिए कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर को विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। इनका कार्य मुख्य रूप से विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक या शांति संरक्षण से संबंधित आदेश जारी करना होता है। इसका उद्देश्य यह है कि आपात या संवेदनशील परिस्थितियों में प्रशासनिक कार्रवाई तेज और प्रभावी हो सके। अब बात करते हैं धारा 16 की। सेक्शन 16 कहती है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, यानी कि उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बताती है। तो उसकी सब सेक्शन 1 कहती है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विच दे मे बी इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। यानी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट समय समय पर निर्धारित कर सकता है कि कार्यकारी मैजिस्ट्रेट किन भौगोलिक क्षेत्रों, लोकल लिमिट्स में अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। इसका उद्देश्य यह है कि कार्यकारी मैजिस्ट्रेट केवल अपने क्षेत्र अधिकार वाले इलाके में ही प्रशासनिक या शांति संरक्षण संबंधी आदेश जारी करें। ये न्यायिक प्रशासन और कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 16। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, यानी कि इसकी सब सेक्शन 1 कहती है ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग powers in a sub-divisional shall also be subordinate to the sub-divisional magistrate subject to the general control of the district magistrate। यानी कि सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिला मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। प्रत्येक कार्यकारी मैजिस्ट्रेट जो उप विभाग में अपनी शक्तियों प्रयोग करता है सिवाय उप विभागीय मैजिस्ट्रेट के, वह उप विभागीय मैजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के अधीन होगा। यह सब जिला मैजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा। उद्देश्य दोस्तों इसका उद्देश्य है कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों की स्पष्ट अधीनता सुनिश्चित करना और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना। दोस्तों अब बात करते हैं धारा 18 की। सेक्शन 18 कहती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। इसकी सब सेक्शन 1 कहती है फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके एक सार्वजनिक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य है कि वह अभियोजन प्रोसिक्यूशन के मामलों में सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करे और अपराध के मामलों की कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करे। तो दोस्तों ये थी धारा 18 जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताती है। अब धारा 19 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसकी सब धारा 1 कहती है द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। यानी कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक सहायक सार्वजनिक अभियोजक नियुक्त करेगी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनका मुख्य कार्य है मैजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन प्रोसिक्यूशन का संचालन करना। यह व्यवस्था
ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि सभी अभियोजन कार्य न्यायालयों में सुचारू और प्रभावी रूप से हों। तो दोस्तों ये थी धारा 19। अब बात करते हैं धारा 20 की। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो इसकी उपधारा 1 कहती है द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। यानी कि राज्य सरकार एक अभियोजन निर्देशालय स्थापित कर सकती है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सहायक सार्वजनिक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करना। यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन कार्य प्रभावी, व्यवस्थित और न्याय संगत ढंग से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो धारा 6 से लेकर 20 तक बीएनएसएस के सेकंड चैप्टर की। सेक्शन 6 से 20 तक जितनी भी सेक्शन है उनका एक डायग्राम बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ऊपर हाई कोर्ट आता है, फिर सेशन जजेज आते हैं एक तरफ, जो लॉबी है जो कैटेगरी करी हुई है। सेशंस जज आएंगे, कोर्ट ऑफ सेशंस, मतलब जो भी एडिशनल और सेशन जज होगा उनको कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाता है। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स आएंगे, जिसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे और लोकल जुडिक्शन एरिया और लिमिट्स के बारे में बताएगा। इसके साथ दूसरी कैटेगरी में दूसरी तरफ ये आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो सरकार की तरफ से है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आएंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आएंगे, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट आएंगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स आएंगे, लोकल जुडिक्शन एरिया लिमिट्स आएगी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आएंगे। यानी कि एक तरफ एग्जीक्यूटिव हायरार्की है और दूसरी तरफ जुडिशियल इन हाउस हायरार्की है। तो दोस्तों ये थी हमारी सेक्शन 6 से 20 तक बीएनएसएस की, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।